Welcome to A Levels Academy Islamabad. In this video, we will study remedies available in cases of disturbance of an easement. ठीक है, इसको मैं उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. Remedies. Let me just change the pen color. Remedies का मतलब है solution, right? किस चीज़ का solution? एक solution available होगा ऐसे केसेस में जहाँ पे आपकी ईजमेंट को डिस्टर्ब कर दिया गया हो, यानी कि अगर आपको ईजमेंट कहीं से मिली है, आपने ईजमेंट हासिल की है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ले आए, उस सिचुएशन पे रेमेडीज़ कौन सी मिलती हैं, तो ये सारा टॉपिक उसी पे ही है. अगर आपको ईजमेंट के बारे में नहीं पता तो इसी वीडियो के टॉपिक आई का सन शो हो रहा होगा बिल्कुल यहाँ टॉप पर. उसमें मैंने ईजमेंट की पूरी वीडियो एक्सप्लेन की हुई, जिसमें मैंने ईजमेंट की काइंड्स, उसके करैक्टरिस्टिक्स, उसका कंपैरिजन टॉट के साथ और कॉन्ट्रैक्ट के साथ, क्रिमिनल लॉ के साथ, हर चीज़ बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया. आप वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको ईजमेंट समझ आ जाए. अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. An easement is a legal right that allows one person to use another person's land for a special purpose like using a bath, water or light. स्टार्टिंग पे आपने पहली दो लाइंस में ईजमेंट को एक्सप्लेन करना है कि ईजमेंट का मतलब होता है कि किसी और की लैंड से कोई फ़ायदा हासिल करना. कैसा फ़ायदा? या तो आप उसकी लैंड से कोई रास्ता यूज़ कर रहे हो, या तो आप उसकी लैंड से पानी यूज़ कर रहे हो, या उसकी लैंड से लाइट को यूज़ कर रहे हो. ठीक है, इसको ईजमेंट कहते हैं. When this right is disturbed or blocked by someone, the law gives remedies, legal help to protect the person whose right is affected. यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस बंदे को, मिसाल के तौर पे, जिसने ईजमेंट ली है दूसरे बंदे से, उसने कहा है कि यहाँ पे दो बंदे हैं, ठीक है, इसने कहा है कि मेरे लैंड पे रास्ता नहीं है, ठीक है, तो आप प्लीज़ अपनी लैंड से मुझे गुजरने का रास्ता दें. तो ये बंदा क्या करेगा कि अपनी लैंड से तो ऑलरेडी ये गुजरता था मेन रोड पे, और इसके बाद मेन रोड पे जाने का रास्ता नहीं है, तो ये क्या करेगा कि इस बंदे से ईजमेंट की हेल्प लेगा दूसरे बंदे की लैंड से, और इसके पास भी रास्ता आ जाएगा. ये तो होगी ईजमेंट. लेकिन कोई और बंदा आके कहता है कि ये वाला जो बंदा है जिसकी पहले से ही लैंड ब्लॉक थी, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, इसने ईजमेंट ली थी, कोई और बंदा आके कहता है कि ये बंदा जो है इस रास्ते को यूज़ नहीं करेगा, और फालतू में ये बंदा जो है इस रास्ते पे कोई ब्लॉकेज लगा देता है. ठीक है, कि सिर्फ ये बंदा यूज़ करे, ये ना यूज़ करे. तो ऐसी सिचुएशन पे लॉ किस तरह से हेल्प आउट करेगा, तो वो सारी बातें आपको यहाँ देखने को मिलेगी. यानी कि जो भी बंदा किसी की भी ईजमेंट राइट्स को, यानी कि इस बंदे ने जो इस लैंड में रहता है, इसके पास रास्ता नहीं था, इसने ईजमेंट की शक्ल में दूसरे बंदे से कहा कि आप मुझे रास्ता यूज़ करने दें, और कोई और आके या वही बंदा अगर कहता है कि ठीक है, पहले ये कहता है कि हाँ आप मेरे लैंड से रास्ता यूज़ कर लो, लेकिन फिर 20 साल बाद या 2 साल बाद या कुछ महीनों बाद ही सही उसने कह दिया कि आप मेरा रास्ता ना यूज़ करें. तो ऐसी सिचुएशन पे क्या रेमेडीज़ इस बंदे को मिलेंगी अगर दूसरे बंदे ने उसको ईजमेंट यूज़ करने से रोक दिया, कोई ब्लॉकेज ला दी. ठीक हो गया. तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी. अब आता है डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट. अब डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट की आपने हेडिंग दे दी, इसमें लिखना है डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट मीन्स समवन इज इंटरफेयरिंग विद द ईजमेंट राइट. तो यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स डाल दें आप. ब्लॉकिंग अ लीगल पाथवे, बिल्डिंग अ वॉल दैट ब्लॉक्स लाइट, स्टॉपिंग वाटर फ्लो फ्रॉम रीचिंग द लैंड. ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि ब्लॉकेज इस तरह का आ सकता है. ज़ाहिर बात है, आपकी लैंड लॉक थी, आपकी लैंड पे रास्ता नहीं आता था, तो आप किसी और की लैंड से ईजमेंट की शक्ल में रास्ता ले लेते हैं. ठीक है, दूसरा लैंड वाला मान जाता है, कहता है ठीक है आप मेरे रास्ते को यूज़ कर लें पाथवे की शक्ल में मेन रोड तक पहुंचने के लिए. लेकिन कोई थर्ड पर्सन आके कहता है कि मैं इस रास्ते को यूज़ करने नहीं दूंगा, या यही बंदा अगर कह देता है कि आप इस रास्ते को यूज़ ना करें, कोई ब्लॉकेज बना देता है, कोई यहाँ पर दीवार खड़ी कर देता है, तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन पे इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि रास्ता हो, शायद इसकी लैंड से पानी आपकी लैंड पे आ रहा हो, और आपने ईजमेंट की शक्ल में इससे कहा हो कि आप अपनी लैंड से जो पानी आ रहा है मेरी लैंड में भी डाल दो. बाद में ये बंदा कहता है कि नहीं आपको हम पानी नहीं देंगे, ब्लॉक कर देता आपके पानी को. तो ऐसी सिचुएशन पे भी आप यूज़ कर सकते हो. उसके अलावा अगर साथ वाले नेबर के लैंड में कोई ऐसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई है जिसकी वजह से आपकी लैंड पे रोशनी नहीं आ रही और आपकी फसलें सही से ग्रो नहीं कर रही, या किसी भी रीज़न की वजह से आपकी लैंड पे लाइट नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह साथ वाला नेबर है क्योंकि उसने इतनी बड़ी तामीर कर दी है बिल्डिंग की कि लैंड से लाइट ही नहीं पहुंच पा रही है आपकी लैंड पे. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस पे चाहे वो पाथवे की शक्ल में हो, रास्ते के लिए हो, लाइट की वजह हो, चाहे पानी नहीं पहुंच रहा हो, तो इन तमाम चीज़ों पे आप जो है रेमेडीज़ ले सकते हो. यानी कि अगर आपका पाथवे ब्लॉक कर दिया, ईजमेंट आपने ली और किसी और ने आपका पाथवे ब्लॉक कर दिया दोबारा से,
आपके लैंड पे पहले से पानी नहीं आता, हमने ईजमेंट ली थी कि भाई पानी आ जाए दूसरी लैंड से, लेकिन दूसरे बंदे ने ब्लॉक करवा दिया बाद में पानी, तो आप इस पे ले सकते हो, उसके अलावा वाटर पे भी आप ले सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था, दोबारा मैंने रिपीट कर दिया, ठीक हो। सच एक्शन आर नॉट अलाउड एंड द लॉ हेल्प्स द अफेक्टेड पर्सन। यहाँ पे कहने का अगर इस तरह की हरकतें आपने कर दी है, यानी कि आपने ईजमेंट दी, बाद में फिर दोबारा से उस बंदे को जो है रोक दिया रास्ता यूज़ करने से, दोबारा से उसका पानी रोक दिया या लाइट रोक दी, तो इस तरह के एक्शन जो है करना अलाउड नहीं है। और लॉ क्या करता है, ऐसे लोगों की बहुत मदद करता है जिनको नुकसान पहुंचा। किस तरह का नुकसान पहुंचा? इन तीनों का नुकसान पहुंचा, या तो उनका रास्ता बंद करा दिया गया, पानी बंद करा दिया गया, लाइट जो है उनकी लैंड पे नहीं आ रही, सही से फ्लो नहीं कर पा रही क्योंकि बिल्डिंग बना दी गई है, ठीक हो गया। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रेमेडीज़ अवेलेबल, यानी कि किन किन टाइप्स की रेमेडीज़ आपको लॉ देता है, यानी कि लॉ किस तरह से आपको हेल्प आउट करता है। लॉ की हेल्प करने का तरीका होता है रेमेडीज़। तो लॉ रेमेडीज़ कुछ बनाएगा आपके लिए, यानी कि अगर आप कोर्ट जाओगे तो लॉ आपको कहेगा ठीक है आपको हम कुछ रेमेडीज़ देंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट रेमेडीज़ हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहली है इंजंक्शन, ठीक है, हो गया। इंजंक्शन को कहते हैं कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप इंटरफेरेंस। तो इंजंक्शन का मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा। इंजंक्शन का मतलब होता है कि कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर पास करेगा कि दूसरा इंसान को रोक दिया जाएगा कुछ एक्शन करने से। मैं आसान अल्फाज में समझाती हूँ। ये दो बंदे हैं, ठीक है, कोर्ट आया है। अब ये कहता है कि फ़लाँ बंदे ने कोई ऐसा एक्शन लिया जिससे इसको नुकसान पहुँचा है, ठीक है, यानी कि इसने कोई ऐसा एक्शन लिया है जिससे दूसरे बंदे को नुकसान पहुँचे। तो कोर्ट क्या करेगी, इस वाले बंदे को वो काम करने से रोकेगी जिससे इसको नुकसान पहुँचा है। रोकने का ऑर्डर को कहते ही इंजंक्शन है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि रोक दिया गया, आप उसकी बजाय ये कह दो कि कोर्ट ने इंजंक्शन ऑर्डर पास किया है ताकि फ़लाँ बंदा रुक जाए। तो आप इंजंक्शन ऑर्डर यूज़ करोगे बजाय डिसीजन बोलने के, ठीक है। बहुत से बच्चे कहेंगे कि मैम डिसीजन लिख देते हैं कि उन्होंने स्टॉप करने का कह दिया, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ के एक ख़ास लफ्ज़ होते हैं। इंजंक्शन एक रेमेडी होती है, ठीक है। इंजंक्शन इटसेल्फ एक रेमेडी है जो सिर्फ जजेस ही दे सकते हैं कोर्ट के, ठीक है। यानी कि जजेस के पास ये पावर है कि वो किसी भी इंसान को, किसी भी अथॉरिटी को रोक सकती है कोई काम करने से, ठीक है। तो ये जो रेमेडी है ये आपको कोर्ट्स की मदद से मिलेगी और इस रेमेडी को सिर्फ जजेस यूज़ करेंगे आपके लिए। अगर आप कोर्ट पर जाके शिकायत करते हैं कि फ़लाँ बंदे की हरकत से मुझे नुकसान पहुँचा, चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि अगर आपकी लैंड पे हवा नहीं आ रही इस बंदे की लैंड की वजह से, क्योंकि इसने बड़ी सी तामीर कर दी है अपनी लैंड पे, इतनी बड़ी तामीरात आपके सामने की है जिसकी वजह से लैंड पे लाइट भी नहीं आ रही, हवा भी नहीं आ रही, तो कोर्ट में जाके कह सकते हो कि आप इस बंदे को रोकें कि इसने जो ये तामीर की है ये या तो गिरा दें या मज़ीद उसको ऊपर ना करें, ताकि मेरी लैंड पे जो हवा है लाइट आ रही है वो मज़ीद कम ना हो। तो ऐसी आप एग्जांपल दे सकते हो कोर्ट को। तो कोर्ट भी सारी चीज़ें जब जानेगी, सारी एविडेंस देखेगी, तो वो उस बंदे को रोकेगी जिसने तामीर की है, उसको कहेगी कि भाई आप क्यों दूसरे बंदे को तंग कर रहे हैं, इंसान बन जाएं, ठीक है। तो इस तरह से इंजंक्शन को यूज़ किया जा सकता है। तो इंजंक्शन ऑर्डर जो है एक रेमेडी है जिसका मतलब होता है कि एक ऑर्डर है कि दूसरे बंदे को स्टॉप किया जाए, सही है। यहाँ पे आपने लिखना है, द कोर्ट कैन गिव एन इंजंक्शन विच मीन्स द रॉन्ग डूअर इज़ ऑर्डर टू स्टॉप डिस्टर्बिंग द ईजमेंट। यानी कि इंजंक्शन कोर्ट खुद देता है, एक ऑर्डर पास करता है, एक ऑर्डर देता है उस बंदे को जिसको कोर्ट रोकना चाह रही हो। लाइक जिस बंदे को प्रॉब्लम पहुंची है, नुकसान पहुंचा है, उसको उसके ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर नहीं आएगा, लेकिन उस पे लागू होगा इंजंक्शन ऑर्डर जिससे नुकसान पहुंचा है। यानी कि इस बंदे को रोका जाएगा कि आप प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरे बंदे को नुकसान पहुंच रहा है, चाहे वो ईजमेंट का नुकसान हो, चाहे वो कोई भी। अगर ये ईजमेंट का, ऑब्वियसली हम ईजमेंट पढ़े हैं, तो अगर ये ईजमेंट रिलेटेड कोई मसला डाल रहा है ना इसके लिए, तो इस बंदे को रोका जाएगा कि भाई आप प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करें कि दूसरा बंदा का नुकसान हो, ठीक है। अगर ऑब्वियसली ये करेगा तो ऑब्वियसली कोर्ट उस पर फ़ाइन डालेगी, उस पर जुर्माना डालेगी कि आपको हमने रोका था, इंजंक्शन ऑर्डर आप पे पास किया था, तो आपने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आपने हमारी बात मानी, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप इसमें डाल दें, इफ़ समवन ब्लॉक्स योर पाथ द कोर्ट में ऑर्डर देम टू रिमूव द ब्लॉकेज एंड नॉट ब्लॉक इट अगेन। यानी कि आप इसमें एक ये एग्जांपल डाल दें कि आप किसी के लैंड से रास्ता यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी वक्त से यूज़ कर रहे हैं और अचानक वो आके कहते हैं कि आप इस लैंड को अब यूज़ नहीं कर सकते। वही मालिक था उस लैंड को और बाद में आके कहते हैं नहीं आप इस लैंड को अब यूज़ नहीं कर सकते, अचानक आपके लिए मुसीबत बना दी। तो ऐसे सिचुएशन पे कोर्ट कहेगी कि आप इसको रोकना बंद करें और जो भी आपने ब्लॉकेज बनाया इसको हटा दें, ठीक हो गया। अब ये एग्जांपल भी डाल सकते हैं, उसके अलावा कोई भी आप एग्जांपल डाल सकते हैं, वाटर पाथ की भी डाल सकते हैं कि किसी की लैंड से पानी आ रहा था
और बाद में किसी ने आगे रोक दिया और जिसने रोका है उसको उसके ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट ने डाला ताकि वो इंटरफेयर ना करे किसी की ईजमेंट पे। तो इस तरह से भी आप एग्जांपल डाल सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने पाथवे की दी है, रास्ते की, तो आप इस पर एयर की भी डाल सकते हो, लाइट की भी डाल सकते हो और वाटर की भी डाल सकते हो। ठीक हो गया, जो आपका दिल करे। अब नेक्स्ट रेमेडी देख लेते हैं डैमेजेस की, यानी कि इसमें कंपनसेशन दी जाती है। पहले वाले में हमने पढ़ा था इंजंक्शन, यानी कि किसी को कुछ काम करने से रोकना। ठीक है, अब दूसरी रेमेडी है मनी की। मनी की रेमेडी कब यूज़ होती है ईजमेंट में? जब आपका कोई पैसों वाला नुकसान हो जाए ईजमेंट में। यानी कि पहले वाले में पैसे का नुकसान नहीं था, लेकिन उसमें आपको पानी नहीं मिल रहा था, दूसरे बंदे ने ब्लॉकेज कर दिया, आपको जो है रास्ता नहीं मिल रहा था, तो आपको इंजंक्शन की उसमें ज़रूरत थी। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं ईजमेंट के जहाँ पे मनी कंपनसेशन काम आता है, यानी कि पैसा काम आता है। यानी कि किसी का ऐसा लॉस हो जाता है ईजमेंट ख़राब करने पे कि उनके ऊपर पैसे ही काम आ रहे होते हैं। अब हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें ईजिली समझ आ जाए। इफ़ द पर्सन हैज़ सफर्ड लॉस और इंजरी ड्यू टू द डिस्टर्बेंस, दे कैन आस्क द कोर्ट फॉर डैमेजेस विच मीन्स मनी फॉर हार्म। यहाँ पे ये कहते हैं कोई बंदा जो लॉस या इंजरी जिसको मिल जाए डिस्टर्बेंस की वजह से, तो वो इंसान कोर्ट जाके डैमेजेस के लिए मनी मांग सकता है, कंपनसेशन मांग सकता है। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें और डिटेल से समझ आते हैं। एग्जांपल, इफ़ योर क्रॉप्स ड्राइड बिकॉज समवन ब्लॉक्ड योर वाटर राइट, यू मे गेट मनी फॉर योर लॉस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे ये खेत है और एक ये खेत है। काफ़ी साल पहले इस किसान ने दूसरे बंदे की लैंड से कहा कि आप प्लीज़ अपने पानी, आपके पास तो पानी लगा हुआ है ना, आपको तो बहुत करीब से पानी मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि अपनी लैंड से पानी मेरी लैंड में भी आने दें। अब काफ़ी वक्त तक तो इस बंदे ने कहा कि ठीक है मेरी लैंड से आप पानी यूज़ कर लें। बाद में इसका कोई बेटा होता है 20-30 साल बाद, ठीक है, और यहाँ से भी उनका एक अगली नस्ल आ जाती है 20-30 साल बाद, वो भी इसी की लैंड से पानी यूज़ करिए। लेकिन बाद में उसका जो बेटा कहता है कि आप हमारी लैंड से पानी यूज़ करना बंद कर दें। अब इससे क्या होगा कि जब इसका पानी यूज़ होना बंद हो जाएगा इसकी लैंड में, तो क्या होगा कि जो उसने फसलें उगाई थी, जो भी उसने क्रॉप्स उगाई थी, वो उगेंगी नहीं, लॉस होगा, लाखों का लॉस भी हो सकता है। किसकी वजह से? साथ वाले की बिहेवियर की वजह से, क्योंकि साथ वाले बंदे ने पानी उसको नहीं दिया। तो ऐसी सिचुएशन पे जो ऑलरेडी बनी बनाई ईजमेंट थी, किसी और की वजह से अगर वो ख़राब हो जाती है, तो वही इंसान जिसने ईजमेंट को रोका, जो है डिस्टर्बेंस की, वही पैसे का जुर्माना भरेगा उस बंदे को जिसका लॉस हुआ। ठीक हो गया। तो ये बात यहाँ लिखी गई हैं कि अगर आपने फसलें उगानी है, आपने किसी बंदे से ईजमेंट लेके पानी यूज़ कर रहे हैं और बाद में फिर वो पानी देने से इनकार कर दे, तो ज़ाहिर बात है आप पैसे की डिमांड कोर्ट से कर सकते हो कि जिस बंदे ने नुकसान किया वही आपको जुर्माना दे। सही है, तो इस तरह से भी आप कोर्ट से कंपनसेशन की हेल्प ले सकते हो। थर्ड है हमारे पास रिस्टोरेशन ऑफ ईजमेंट, ब्रिंग बैक द राइट्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोर रेमेडी हमारे पास है कि जो ईजमेंट टूट गई है, जो ईजमेंट ख़राब हो गई है, जिस ईजमेंट पे ब्लॉकेज ले आए हैं, उन तमाम ईजमेंट को दोबारा से वापस लाया जाए। यानी कि जिस ईजमेंट को कई सालों से ये लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि किसी की लैंड से कई सालों से कोई बंदा रास्ता यूज़ कर रहा है या पानी को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो चाहते हैं कि जो ख़राब किया, यानी कि रास्ते को रोक दिया गया या पानी का फ़्लो रोक दिया गया, वो चीज़ दोबारा से उनको वापस मिले। तो इसको हम कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ ईजमेंट, यानी कि जो ईजमेंट मिली थी वो दोबारा से मिल जाए। ये भी एक रेमेडी है। इसमें लिखा है द कोर्ट कैन रिस्टोर द ईजमेंट, मीनिंग इट कैन ऑर्डर दैट थिंग शुड बी पुट बैक द वे दे वर बिफोर द डिस्टर्बेंस। एग्जाम्पल, इफ अ वाटर चैनल वॉज क्लोज द कोर्ट में ऑर्डर टू रीओपन इट अगैन। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लें कि एक बंदे के लैंड से मुसलसल पानी आ रहा है 20 सालों से या 30 सालों से। अब किसी और बंदे ने या फिर उसकी अगली नस्ल ने आके कह दिया इस बंदे को कि आपकी लैंड पे अब पानी नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे 30 ईयर्स बाद इनका एक बेटा और इनके बेटे ने कह दिया कि अब इसके बेटे ने इसको कह दिया कि अब आपकी लैंड पे हम पानी नहीं लाते। ठीक है, तो ये जो ईजमेंट पिछले 30 सालों से जो चल रही है, जो उनके दादा और परदादा ने भी कम से कम चलाई है, और साथ वालों की लैंड से कम 30 सालों से ये लोग पानी यूज़ कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा अरसे से यूज़ कर रहे हैं, और वो अचानक उनकी औलाद ने अगर बंद करा दिया, तो ऐसी सिचुएशन पे आप कोर्ट से जाके दोबारा कह सकते हैं कि फ़लाँ बंदे की लैंड से मैं पिछले इतने सालों से मेरे दादा भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, फ़लाँ भी यूज़ कर रहे थे, तो अब इतने सालों बाद इसने ईजमेंट मेरी क्यों ख़त्म कर दी। तो कोर्ट से जाके आप ईजमेंट दोबारा रिस्टोर करा सकते हो। यानी कि इस बंदे से कोर्ट कहेगी कि आप अब इसकी पानी फ़्लो रोक नहीं सकते, आपको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों से ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन पे क्या होता है कि आपकी ईजमेंट जो पहले से चल रही थी वो दोबारा से रिस्टोर हो जाती है। सही है। डिक्लेरेशन रिलीफ क्या पे है, कोर्ट कन्फर्म्स योर राइट।
यहाँ पे लिखा समटाइम्स अ पर्सन डिस्टर्बिंग द ईजमेंट मे से दैट यू डोंट हैव दैट राइट. इन दैट केस यू कैन आस्क द कोर्ट फॉर डिक्लेरेटरी रिलीफ where the court declares that you have a valid easement. This is helpful when someone denies your right and you need the proof. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन पे होती है कि एक बंदा जो है आपको अचानक से रोक देता है कि आप इस रास्ते को यूज़ नहीं करें, ठीक है. अब ये किसी और की लैंड और या आपकी लैंड और आपकी लैंड पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है और आपको इसी की ही लैंड से गुजरना है. अब अचानक ये बंदा कोर्ट में जाके कहता है कि इसके पास जो है मेरी लैंड पे गुजरने का कोई राइट नहीं बनता, ये क्यों गुजर रहा है, इसके पास राइट नहीं है, तो मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूँ. और आपको प्रूफ, तो आपने क्या करना है कि आपको कोर्ट में प्रूफ करना है कि मैं इस रास्ते को कम से कम पिछले 30 सालों से यूज़ कर रहा हूँ. आपको कुछ इंसानों को भी लेके आना पड़ेगा कोर्ट में जो आपके बारे में गवाही दें कि हाँ ये जो इंसान है जो यहाँ पे रहते हैं ये इसी लैंड को पिछले 30 साल से यूज़ कर रहे हैं. कोई वीडियो रिकॉर्ड आपका दिखाए, कोई भी रिकॉर्ड आपका दिखाए जिससे प्रूफ हो जाए कि आप इस लैंड को इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट खुद कहेगी कि हाँ आप हक रखते हैं इस लैंड को अब यूज़ करने का ओनली फॉर क्रॉसिंग द वे. यानी कि आपको कोर्ट कहेगी कि आपने इस लैंड को इतने सालों से रास्ते के लिए इस्तेमाल किया तो आप अब भी इसको रास्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा. ठीक होगा. अगली हेडिंग है हमारे पास पोजेशन सूट टू गेट बैक द कंट्रोल. इफ समवन टेक्स कंट्रोल और possession of the easement land and stops your use, you can file a suit to get back your possession. Example, if someone builds a wall on your path, you can go to the court to get the wall removed and get back access. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि easement को कई लोग गलत तरीके से भी यूज़ कर लेते हैं. यहाँ पे होता ही है ना कि ये बंदा कहता है कि आप प्लीज़ अपनी लैंड को मुझे यूज़ करने दें रास्ते के लिए. अब ये अच्छा बंदा होता है, कहता है ठीक है आपके पास रास्ता नहीं है तो मैं आपको रास्ता यूज़ करने के लिए दे देता हूँ. तो ये क्या करता है, इसको रास्ता दे देता है. अब ये बंदा जिसकी लैंड ऑब्वियसली हर जगह से क्लोज्ड है, इसको इसकी लैंड से रास्ता मिल जाता है. अब ये बंदा क्या करता है, इस ईजमेंट का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है तो इसके लैंड पे नाजायज़ तामीर करने लगता है. यानी कि ऐसी तामीर कर लेता है जिसको इस बंदे ने अलाउ नहीं किया था. उसने कहा नहीं था कि आप इस पे ऐसे तामीर कर सको कि मैं भी ना घुस सकूँ. यानी कि इसने ऐसी तामीर करना शुरू कर दी इस बंदे की लैंड पे, जिससे क्या हो रहा है कि ये भी अब उस लैंड के रास्ते को यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ यही यूज़ कर पा रहा है. तो ऐसी सिचुएशन पे ईजमेंट का मिस यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन पे ईजमेंट जो है हटाई जा सकती है और कोर्ट से जाके आपकी वापस से पोजेशन ली जाएगी. यानी कि आपके कंट्रोल पे ये पूरी प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोबारा से आपको मिलेगी और ईजमेंट इस बंदे की कैंसिल होगी क्योंकि इसने आपकी परमिशन के बगैर आपकी ही प्रॉपर्टी पे ऐसी तामीर कर ली है जिस पे अब आप भी नहीं जा पा रहे, सिर्फ वही जा सक रहा है. तो ऐसी सिचुएशन पे ईजमेंट को मिसयूज़ करने पे कोर्ट मना करती है और फिर जिस बंदे ने ईजमेंट दी है उसको फिर पोजेशन वापस मिलती है और आपने जो भी तामीर की है वो फिर आपको हटानी पड़ेगी. ठीक हो गया. परमानेंट और टेम्पररी रेमेडीज़. द कोर्ट कैन गिव टेम्पररी रेमेडीज जस्ट फॉर सम टाइम्स until the case is decided. The court can also give permanent remedies after final judgment. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोर्ट शुरू में तो टेम्परेरी रेमेडीज़ देगी, आर्जी रेमेडीज़ देगी, कहेगी हाँ भाई थोड़ी देर के लिए कुछ दिनों के लिए हटा दो, कुछ दिनों के लिए इसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, इसको ईजमेंट यूज़ करने दो. एक तो इस तरह से भी मदद करेगी. उसके अलावा परमानेंट रेमेडीज़ भी दे सकती है. परमानेंटली भी आपके लिए मदद कर सकती है. आपको कह सकती है कि जो है आप इसको परमानेंटली अपनी प्रॉपर्टी से गुजरने का रास्ता दें या आप उसको परमानेंटली अपनी प्रॉपर्टी से पानी गुजराने का रास्ता दें. तो ये परमानेंट वाला सोल्यूशन भी दे सकती है. ठीक हो गया. तो ये बातें आपने इस तरह से लिख देनी है. अब हम नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करते हैं. विच लॉ हेल्प्स. तो यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से लॉज आपको ईजमेंट के रेमेडीज हासिल करने के लिए हेल्प करते हैं. तो पहला तो सबको पता है ईजमेंट एक्ट आएगा. ईजमेंट का टॉपिक है तो ईजमेंट एक्ट आएगा ही आएगा. लेकिन इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी आ जाता है. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है एक ऐसा एक्ट है जो आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है. आप में से बहुत से स्टूडेंट वैसे तो ये जो कोर्स है ये पार्ट 3 का आप पढ़े हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना ये पार्ट 4 में आता है. ठीक है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है कि ये रिलीफ एक्ट क्या होगा. तो रिलीफ एक्ट मैं समझा देती हूँ कि एक ऐसा एक्ट है जिसमें सारी चीज़ें रिलीफ के बारे में लिखी गई. यानी कि जिन इंसानों को नुकसान पहुँचता है, यानी कि जो प्लेंटिफ वो बंदा होता है जिसको नुकसान पहुँचा है और डिफेंडेंट वो बंदा होता है जिसने नुकसान पहुँचाया. तो जिसने नुकसान पहुँचाया और जिसको नुकसान पहुँचा वो इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की मदद से रिलीफ हासिल करता है. यानी कि
इस एक्ट को जब कोर्ट यूज़ करती है तो उसमें बहुत सी लिस्ट लिखी होती है कि फ़लाँ रिलीफ भी इसके पास है, फ़लाँ रिलीफ भी है, फ़लाँ। अब तक हमने जितनी भी रेमेडीज़ पढ़ी वो सारी क्या थी, वो सारी भी तो रिलीफ ही थी ना। तो ऑब्वियसली रिलीफ कहाँ से हासिल हुई, एक तो ईजमेंट एक्ट की मदद से भी हम रिलीफ हासिल कर सकते हैं, यानी कि ईजमेंट के अंदर भी कुछ ऐसे लॉज मौजूद हैं जहाँ पर रिलीफ्स लिखेंगे हैं वहाँ। उसके अलावा अगर आप मज़ीद रिलीफ हासिल करना चाहते हो तो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की मदद लेनी पड़ेगी, जिसमें बाकायदा हर रिलीफ डिटेल से लिखी गई हैं। अगर आपको रिलीफ एक्ट के बारे में जानना है तो यहाँ पे मैं एक आई का साइन डालूंगी, जिसमें मैंने रिलीफ एक्ट को बहुत आसान अल्फाज में समझाया कि ये एक्ट क्यों बनाया, कि इसका मकसद क्या है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। उसके अलावा जो जो CPC का जो एक्ट है वो सिविल के सूट्स के ऊपर बनता है। तो मैंने जो गलती से CRPC का नाम लिया वो क्राइम वाला एक्ट, तो यहाँ पे क्राइम वाला एक्ट नहीं लगेगा। याद रखिएगा जब भी आप ईजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें क्राइम वाला कोई भी एक्ट नहीं लगने वाला, उसमें सारे एक्ट सिविल वाले लगेंगे। जैसे कि ईजमेंट भी सिविल एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी सिविल लोगों के लिए होता है, सिविल प्रोसीजर कोड भी सिविल लोगों के लिए होता है। तो ईजमेंट पूरा का पूरा सिविल प्रोसीजर कोड या सिविल एक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सिविल प्रोसीजर कोड से आपको समझ आ गया होगा कि ये सिविल केसेस को डील करता है। तो इसमें ऑब्वियसली इसके अंदर भी कुछ रिलीव्स मौजूद होंगी, यानी कि इस किताब में इस अपना CPC की किताब में भी आपको एक ऐसा पेज आएगा जिसमें रिलीव्स मौजूद होंगी। रिलीव्स के कुछ सेक्शंस मौजूद होंगे कि फ़लाँ बंदे ने अगर फ़लाँ हरकत की तो उस पर ये लॉ लगेगा, फ़लाँ ने ये किया तो उस पर ये रिलीफ लगेगी, तो फ़लाँ ने ये किया तो उस तरह से भी आपको CPC भी मदद करेगा। तो और भी है एक्ट्स, बट जो ये वाले एक्ट्स है मेन है, और इन्हीं को जब आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप इनको एक्सप्लेन भी कर दें तो क्या ही बात है, फिर तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक हो गया। और अगर आप इनकी एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं कि इनमें लिखना क्या है तो यहाँ पे मैं आई का साइन लगा दूँगी, जिसमें मैंने CPC को भी एक्सप्लेन कर दिया है। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो मैंने पहले ही बता दिया था, आप वहाँ से जाके देख लें तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनकी मिल जाएगी। कंक्लूजन देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ईजमेंट्स राइट्स आर इंपॉर्टेंट एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। इफ एनीवन डिस्टर्ब दिस राइट्स द लॉ प्रोवाइड डिफरेंट रेमेडीज लाइक इंजंक्शन, डैमेजेस, एक्सटॉर्शन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिलीफ। शुरू में आपने ईजमेंट के बारे में बता देना कि जो ईजमेंट राइट्स हैं वो लॉ के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी कि किसी भी बंदे के जो राइट्स हैं ईजमेंट वाले वो लॉ के अंदर ही सेव होते हैं, कोई भी इनको तोड़ नहीं सकता। उसके अलावा अगर इन ईजमेंट राइट्स को कोई डिस्टर्ब करता है तो लॉ जो है डिफरेंट रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। कौन कौन से रेमेडीज़, इंजंक्शन वाली रेमेडी, डैमेजेस, रिस्टोरेशन, डिक्लेरेशन, जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है उन सब रेमेडीज़ को ये प्रोवाइड करता है। दीज रेमेडीज़ हेल्प टू स्टॉप द इंटरफेरेंस, कंपनसेशन फॉर लॉस एंड प्रोटेक्ट लीगल राइट्स। और ये जो रेमेडीज़ हैं इसलिए बनाई जाती हैं ताकि कोई भी बंदा फजूल में आपकी लाइफ में आपकी ईजमेंट में इंटरफेयर ना करे, और इसलिए बनाई गई रेमेडीज़ ताकि किसी का पैसे का नुकसान है तो पैसे का नुकसान भरा जाए और राइट्स जो है प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। ऑलवेज गो टू द सिविल कोर्ट इफ़ योर ईजमेंट डिस्टर्ब। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी आपकी ईजमेंट राइट डिस्टर्ब हो तो आप क्रिमिनल कोर्ट में जाने की बजाय सिविल कोर्ट्स में जाए। तो जाहिर बात है ईजमेंट के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सिविल सूट्स होते हैं, ये क्रिमिनल कैटेगरी के नहीं होते, ना ही इसके ऊपर क्रिमिनल वाले लॉ बने हुए हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि ये आप सिविल कोर्ट में लेके जाए। अगर आप क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे वहाँ का अपना लॉज है, अपना प्रोसीजर है, तो वहाँ पे ईजमेंट को फिर आप मुश्किल कर दोगे अपने लिए। तो अगर आप आसान अल्फाज में आसान तरीके से कोई काम अपना कराना चाहते हो तो बेहतर है कि सिविल कोर्ट्स में आप जाएं, वहाँ के तरीके ठीक है, वहाँ के इंफॉर्मेशन आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्ट CRPC में जाएंगे तो वहाँ का ऑब्वियसली लॉ डिफरेंट है, प्रोसीजर्स उसके डिफरेंट है, तो वहाँ पे ईजमेंट भी डिफरेंट तरीके से अप्लाई होगा जो काफ़ी हद तक CPC से मुख्तलिफ होगा, ठीक है। उसमें क्रिमिनल कैटेगरीज वाले लॉज आ जाएंगे, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप इसको सिविल कैटेगरी में लगे, ठीक है। तो कोर्ट कैन रिस्टोर योर राइट्स एंड स्टॉप फर्दर हार्म। और एंड पे लिखा है कि जब आप कोर्ट से मदद दोगे उससे क्या होगा कि कोर्ट आपकी मदद करेगी कि आपके राइट्स जो है रिस्टोर कर देगी और जिस बंदे ने आपको नुकसान पहुंचाया है उसको रोकेगी और मज़ीद आपको नुकसान पहुंचाने से रुकवाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ईजमेंट की रेमेडीज़ की। अगर आपको मज़ीद ईजमेंट की वीडियोस देखनी है तो आप इसी चैनल पे जब जाएंगे तो वहाँ पे मैंने डिफरेंट ईजमेंट की वीडियोस डाली हैं, आप इनकी प्लेलिस्ट लाजमी देख लें। इस वीडियो के एंड पे आपको यहाँ पे इस तरफ एक बॉक्स शो हो रहा होगा इस तरफ, तो ये ईजमेंट की प्लेलिस्ट है। ईजमेंट की प्लेलिस्ट को जब आप खोलेंगे तो आपको ईजमेंट की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।